मैं सतीश कुमार, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, किशनगंज, बिहार से। आज नवम कक्षा के भैया बहन चुनावी राजनीति पाठ का अध्ययन करेंगे। पूर्व की कक्षाओं में हम लोग यह पढ़े हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाई जाती है। तो इस व्यवस्था को चलाने के लिए सर्वप्रथम हमें चुनाव की आवश्यकता होती है, जिस माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों को चुनें। तो प्रश्न है कि चुनाव है क्या? तो चुनाव क्या है? तो चुनाव वह पद्धति है जिसके माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधियों को शासन में आने का अवसर देते हैं, उन्हें नियुक्त करते हैं। यह है चुनाव। अब इससे संबंधित एक प्रश्न और आ रहा है कि चुनाव आवश्यक क्यों है? तो जैसा कि हम लोग पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं, अभी भी चर्चा की गई है कि चुनाव के माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और वही हमारी ओर से शासन करते हैं, अर्थात जनता की ओर से जनप्रतिनिधि शासन करते हैं। तो ये आवश्यक हो गया है कि वो जनप्रतिनिधि कौन हो, किनके द्वारा आए। तो यह मतदाताओं को चुनने का अधिकार दिया गया है। अगर ऐसा नहीं हो तो व्यवस्था थोड़ी अलग हो सकती है। तीसरी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं आज कि भारत में चुनाव की प्रणाली क्या है, अर्थात ऐसे कौन कौन से मापदंड हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकें कि भारत की चुनावी प्रणाली जो है वह निष्पक्ष है और लोकतांत्रिक है। तो भारतीय चुनावी प्रणाली की जब चर्चा करते हैं तो इसके कुछ एक बिंदुओं की चर्चा आवश्यक हो जाती है। सबसे पहली प्रक्रिया जो है यह है निर्वाचन क्षेत्र निश्चित करना। संपूर्ण देश को अगर लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 545 भागों में विभाजित किया गया है। ऐसा विभाजन क्षेत्र या जनसंख्या को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो इस प्रकार के कार्य को संपादित करने का दायित्व जो है वह चुनाव आयोग के पास है, जिसे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं। तो निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए संपूर्ण देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित करता है। उसके बाद की दूसरी प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है मतदाता सूची तैयार करना। एक प्रश्न मन में आता है कि मतदान करेंगे कौन? चुनावी प्रक्रिया जब संपादित होगी, नेताओं को, प्रतिनिधियों को चुनना है, तो मतदान कौन करेंगे? तो इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची का निर्धारण किया जाता है। ऐसे नागरिक जो वैधानिक रूप से उस देश में रह रहे हैं और जिनका के मतदाता सूची में नाम डाल दिया गया है, ऐसे मतदाताओं को ही मतदान के दिन चुनाव में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। तीसरी प्रक्रिया है नामांकन पत्र दाखिल करना। ये नामांकन पत्र दाखिल कौन करेंगे? तो जो भी प्रतिनिधि जनता के बनना चाह रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दल से हो या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार हो, ऐसे उम्मीदवार चुनाव आयोग के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करते हैं और उसकी जांच की जाती है और फिर उसकी अगली प्रक्रिया के रूप में कुछ समय दिए जाते हैं, जिसमें चिंतन मंथन के बाद नामांकन पत्र वापस लेने का भी उन्हें मौका मिलता है। नामांकन पत्र वापस लेने के पीछे यह कारण है कि कुछ जनप्रतिनिधि अगर नामांकन दाखिल करा दिए और किसी कारण से उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अब हम जनप्रतिनिधि के रूप में सक्षम नहीं हैं, हम उस चुनाव में नहीं लड़ना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वह नामांकन पत्र वापस भी ले सकते हैं। पांचवी प्रक्रिया है चुनाव अभियान। यहाँ तक कि जितनी भी प्रक्रियाएं संपादित हुई, इसके बाद का क्रम है कि यह राजनीतिक दल या फिर गैर राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए यह चुनाव कार्यक्रम को संपादित करते हैं, चुनावी अभियान चलाते हैं, जनता में जागरूकता पैदा करने का काम करते हैं, जनता को अपनी नीतियों से अवगत कराना चाहते हैं, अपने घोषणा पत्र को लोगों के सामने रखना चाहते हैं और इस प्रकार के माध्यम से जनता का मत जो है वह अपनी ओर आमंत्रित करते हैं। इसके बाद की प्रक्रिया है मतदान। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद एक निश्चित तिथि को मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और इसमें ऐसे लोग जिनका कि मतदाता सूची में नाम अंकित कर दिया गया है,
ऐसे लोग निर्धारित अवधि पर मतदान की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। मतदान के संपादित होने के बाद उसका अगला चरण है मतदान के मतगणना करना व उसका परिणाम दिखाना। किस राजनीतिक दल को, किस जनप्रतिनिधि को कितने वोट प्राप्त हुए, किन्हें सर्वाधिक प्राप्त हुआ, तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों के या मतों की जैसे गणना होती है उनका परिणाम बताया जाता है। सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार विजयी घोषित होते हैं। इसके बाद की एक प्रक्रिया है कि चुनाव व्यय का विवरण। चुनाव के क्रम में ऐसा है कि अनाप शनाप बहुत ज़्यादा खर्च, मन मुताबिक खर्च करना ऐसा नहीं है। निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और अन्य सभी चुनावों के लिए कुछ निर्धारित राशि तय की गई है। तो कहीं यह इससे अधिक वह खर्च तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वह अनावश्यक धन का प्रयोग करके जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए इसे हथकंडे के रूप में इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए चुनाव व्यय का विवरण निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होता है। एक अंतिम प्रक्रिया की चर्चा है चुनाव याचिका। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि चुनाव संपादित होने के बाद, परिणाम आने के बाद भी कुछ एक राजनीतिक दलों के द्वारा इस प्रकार की बातें की जाती है कि चुनाव में धांधली की गई है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, चुनाव में हथियार का प्रयोग हुआ है, अत्यधिक धन बल का प्रयोग हुआ है, मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने से रोका गया है। तो इस प्रकार के आरोप निर्वाचन आयोग में लाए जाते हैं और निर्वाचन आयोग इस प्रकार की बातों की तहकीकात करता है और पुनः चुनाव के लिए घोषणा भी कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा किसी खास क्षेत्र या संपूर्ण क्षेत्र के लिए भी हो सकती है। निष्कर्ष के रूप में हम लोग यह कह सकते हैं कि भारत का जो यह चुनाव है, अर्थात इसकी चुनावी प्रक्रिया जो है वह लोकतांत्रिक है, क्योंकि इस क्रम में चुनाव के लिए जितने भी मापदंड निर्धारित किए गए हैं इन सारी प्रक्रियाओं का भारतीय निर्वाचन आयोग पूरी तरह से पालन करता है। अतः भारत का चुनाव पूर्णतया लोकतांत्रिक है।